नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और जो स्टार बैच की क्लासेज रोज़ 8 बजे चलती हैं उसका नोट्स भी बना रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। आज जितने कॉन्सेप्ट हमने ट्राइंगल्स में पढ़े हैं उन पे क्वेश्चन करने वाले हैं और टोटल मैंने 52 के अराउंड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बाद में करवाऊँगा। बाकी कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने लगभग सभी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट पे करवाए ही हैं। आपने नोट्स में वो भी उतारा होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइज नोट्स के रिवीजन। मतलब अगर नोट्स बना रहे हो तो अगर उसका रिवीजन नहीं करते रहोगे साथ साथ तो ज्योमेट्री जो है बेसिकली रिवीजन और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और कॉन्सेप्ट अगर आप रिवाइज नहीं करते रहोगे तो कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। लाइक अगर मैं ही या कोई भी टीचर हो या कोई भी मैथमेटिशियन क्यों ना हो, अगर वो रिवाइज नहीं करेगा कॉन्सेप्ट को तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में रिवीजन के साथ ही आती हैं। ठीक है, वो आप स्मार्ट अप्रोच हो या किसी क्वेश्चन को करने का तरीका हो। आप एक क्वेश्चन को 10 बार करेंगे ना तो 10 मेथड या 10 तरीके और टाइम सेविंग मेथड आपको मिलती जाएंगी। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ जो नोट्स बना रहे हो बस सजा के ना रखना, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके हर क्लास किया करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नोट्स थोड़ा सुंदर बनाओ। उससे क्या होता है कि हमारा बार बार पलटने का मन करता है। हम अगर नोट्स को ऐसे गंदे तरीके से बनाते हैं तो पढ़ने में इरिटेशन सी होती है। लेकिन अगर सुंदर, इसी वजह से कहते हैं थोड़ा कलरफुल नोट्स बनाया करो, कभी नोट्स बनाओ। और ये ह्यूमन नेचर है कि कलरफुल नोट्स या कलरफुल चीज़ों को हम ज़्यादा क्लिक करते हैं, यानी क्लिकेबल होती हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आप सारे ज्वाइन कर चुके हैं क्लासेस को और लाइक कर चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे लोग अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे जय हिंद लिख के और फिर हम स्टार्ट करेंगे। सभी को जय हिंद एक बार सारे लोग लिखेंगे और क्वेश्चन को बजाना शुरू करते हैं। सारे CGL CHSL CPO एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे और सारे कॉन्सेप्ट पे मिक्स कर दिया है मैंने कि ऐसा ना रहे एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते जा रहे हैं और आपका दिमाग बस एक कॉन्सेप्ट पे रुका हुआ फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट मतलब जब 10 क्वेश्चन का सेट, एक कॉन्सेप्ट पे फिर 10 क्वेश्चन का सेट, इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग एक साथ कई कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर पाता। ठीक है, PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लो। पूरे ट्राइंगल का कुछ 38 पेज का शायद PDF बना है और वो प्रोवाइड कर दूंगा। वो ई बुक भी समझ लेना और प्रिंट आउट सारे रख लेना। एक बुक समझ लो आपकी तैयार हो रही है, एक बेस्ट नोट्स और बेस्ट बुक। बहुत बढ़िया, जय हिंद लल्ला लोग, जय हिंद लल्ला लल्ली। तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन आज ट्राई करेंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते, आज मैं ऑफ रखने वाला था क्लास, लेकिन मैंने सोचा यार आप लोग अगर डेली मेहनत कर रहे हो तो मैं क्यों ऑफ रखूँ। ठीक है, हालांकि मैं मेंटली थक गया था, लेकिन चलो ये क्लास करते हैं। फिर अगर ऑफ रखना होगा तो मैं रख दूंगा, बता दूंगा आपको जैसा होगा टेलीग्राम चैनल पे। तो चलो पहला प्रश्न बजाना शुरू करो। जय हिंद एक बार सबको। ठीक है, कहा गया ट्राइंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और D एक पॉइंट BC पे इस प्रकार से है कि AD परपेंडिकुलर BC पे है। तो आपको रेशियो बताना है AB और BD का। देखिएगा सबका उत्तर भी आ रहा है। बहुत सुंदर लल्ला, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। कहा गया त्रिभुज ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल मतलब सब सारी साइड्स इक्वल होंगी, राइट। कहा गया AD परपेंडिकुलर टू BC है। AD परपेंडिकुलर टू BC है, यानी AD DBC पे इस प्रकार से बिंदु है कि AD जो है वो BC पे लंबवत है। आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होता है वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, वही मीडियन भी होती है। और अगर AD मीडियन हो गया BC के लिए तो BD बराबर DC हो जाएगा और BD बराबर DC तो BD और DC का अनुपात कितना हो जाएगा? BD और DC का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1। ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से हटके बताना था कि आपको मैंने ये बताया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन भी यही होगी, यही आपका परपेंडिकुलर होगा, यही हाइट होगी, यही एंगल बाइसेक्टर होगा। ये किसके लिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल के। आपको रेशियो किसका निकालना है? AB और BD का। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि अगर AD मीडियन है, इसकी AD क्या है? मीडियन है, तो जो BD होगा वो BC का आधा होगा। आपको पता है ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB अगर A है तो BC भी A होगा और BC का आधा BD है, यानी ये A/2 होगा। समझ है? आपने कहा AD मीडियन है, AD मीडियन है लाल, तो अगर AB A है तो BD कितना हो जाएगा? A/2, क्योंकि अगर AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। तो आपसे पूछा गया था AB अनुपात BD, AB अनुपात BD कितना हो जाएगा? A/A/2, यानी कि 1 और 1/2 का अनुपात, तो ये 2:1 हो जाएगा। यानी AB अनुपात BD किसका किसका 2:1 आया। गलती ना करना कि 1:2 मार्क कर दो। कई बार हम आंसर निकाल लेते हैं, हम उल्टा मार्क कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना। मार्क करते टाइम भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, अपने दिमाग को अटेंटिव रखना है, यानी थोड़ा सा सावधान रह के। ठीक है, तो AB अनुपात BD कितना आ गया? 2:1। बोलो आ गया?
क्लियर हुआ सबका? ये सीजीएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, आपने 2 नंबर का प्रश्न बजाया और ये लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। बोलो क्लियर है? बहुत सुंदर। एक चीज और बताऊं कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत सस्ते सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन टीचर्स कई बार डरा के आपको पढ़ाते हैं। डराना नहीं है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी करवाओ ना यार। आप हमेशा यही एमपीजी करते रहोगे, कल एमपीजी को हमने बजाया, लैडर थ्योरम को बजाया, उससे कठिन क्या ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न देखो, कहा गया एल्टीट्यूड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 2/√3 है। एल्टीट्यूड क्या होता है? ऊंचाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मैंने आपको बताया है कि ऊंचाई होता है √3a/2, यानी √3 इंटू साइड बटे 2। आपको पता है ना, मैंने बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हाइट क्या होती है? √3/2 इंटू a, और ये बराबर 2/√3 दिया गया है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया था कि क्या पूछा गया था? साइड पूछा गया था। अच्छा नहीं, एल्टीट्यूड पूछा गया था, साइड दी गई थी 2/√3। तो एल्टीट्यूड की लंबाई कितनी होती है, यानी ऊंचाई कितनी होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ऊंचाई कितनी होती है? आप कहेंगे एल्टीट्यूड फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर होता है √3/2 इंटू साइड। बोलो क्लियर है सबको? ये कैसे होता है ये भी बता दूं। देखो, ये आपको पता है एल्टीट्यूड है, यानी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही मीडियन होगा, यानी कि अगर इस भुजा को a मानूं तो ये a/2 हो जाएगा। अब पाइथागोरस लगा दो, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में a² - a²/4, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट में 3a²/4। तो √3 इंटू a² का वर्गमूल a/2, तो ये हो जाता है। अगर साइड a ले रहे हो तो एल्टीट्यूड कितना हो गया? √3/2 इंटू a। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है कैसे होता है? बस लगा दो, यानी √3/2 इंटू 2/√3 कर देना है। तो आपकी जो आएगी साइड आएगी, मतलब एल्टीट्यूड जो आएगा वो कितना हो जाएगा? √3 कैंसिल, 2 कैंसिल, यानी आपका उत्तर 1 हो जाएगा। यानी ऊंचाई दी गई थी आपको, ऊंचाई निकालनी थी आपको, साइड दी गई थी। अब आपको चाहे ऊंचाई दे दी जाए, साइड निकाल रहे तो भी निकाल लोगे। कैसे? आप कहेंगे इसी फॉर्मूले में हम एल्टीट्यूड रख देंगे, यहाँ से साइड निकल आएगा। यानी कि √3/2 टाइम्स होता है किसका? साइड का। क्या? एल्टीट्यूड। किसके लिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। यहाँ पे ध्यान देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा गया। ये भी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न था और आराम से सस्ते से प्रश्न का 2 नंबर, अगर एसएससी सीजीएल में आता है, सीएचएसएल में आता है, तो 2 नंबर आपको रिवार्ड कर दिए जाते। बोलो क्लियर है? कॉन्सेप्ट अगर मेहनत करके समझा है तो क्वेश्चन में टाइम नहीं लूंगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बजाओ, ये किसी एग्जाम का है? सीजीएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न आपका रिवार्ड कर देगा। अभी देखना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। कहा गया PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल से एक और टाइप का क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है PQR। MN को QR के पैरेलल खींचा जाता है इस प्रकार से कि M जो बिंदु है वो PQ पे है और N बिंदु PR पे है। अगर आपको PN बराबर 6 दिया गया है लल्ला, तो MN की लंबाई पूछी गई है। चलो बताओ कैसे होगा। आपने कहा कि PQR, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कहा गया PQR एक कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल, यानी कि ये P है, ये Q है, ये R। MN को इसके पैरेलल खींचा गया, बिल्कुल पैरेलल है, कोई बात नहीं। MN पैरेलल हो गया। MN पैरेलल हो गया तो आप कहेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, यानी ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये आपका 60 है ही तो ये भी 60 हो जाएगा। यानी कि PMN जो बनेगा हमारा वो कैसा बनेगा? अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि MN को पैरेलल खींचा जाता है QR के, MN को पैरेलल खींचा जाता है QR के, तो आप कह देंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, यानी ये 60 अंश, ये 60 अंश, ये वाला कोण 60 अंश, तो ये वाला कोण भी 60 अंश। अब PN बराबर अगर 6 है, PN बराबर 6 है, तो आप कहेंगे कि जो ये PMN बन रहा है इसके तीनों कोण भी 60 अंश 60 अंश 60 अंश है, यानी ये क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर कहो या इक्विलेटरल ट्रायंगल कह दो, क्योंकि देखो MN को पैरेलल खींचा गया, यानी आपको देखना है कि MN को क्या खींचा गया है? पैरेलल, यानी समांतर QR के, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, यानी ये एंगल इसके बराबर। ये वाला आपको पता है 60 है तो ये भी 60, ऐसे ये वाला 60 है ये भी 60, 2 एंगल 60, ये वाला अपने आप 60 था, तो तीनों 60 60 60, यानी ये कैसा हो गया? PMN इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी यहाँ से PN बराबर आपको कितना दिया गया था? 6। तो आपका ट्रायंगल PMN एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा एक भुजा 6 है, तो MN भी 6 हो जाएगा, और ऐसे PM पूछा गया होता है वो भी 6 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लल्ला सीख जाना और लिख भी लेना कि अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके आधार के समांतर कोई भुजा खींचते हैं, यानी इफ वी ड्रा ए लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एनी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल फॉर्म्ड विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो, कहा गया अगर हम किसी समबाहु त्रिभुज के आधार के या किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं जो उसकी किन्हीं दो भुजाओं के 2 बिंदुओं को मिलती है, तो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। चाहे यहाँ खींचो, चाहे यहाँ खींचो, चाहे जहाँ खींचोगे, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मिलना है। समझ आया लल्ला? क्यों?
क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अगर एक एंगल 60 है ये वाला तो ये भी 60 हो जाएगा, ऐसे ये वाला 60 है तो ये भी 60, ये वाला 60 था ही तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। बोलो क्लियर है? कितने नंबर मिले लल्ला? 2 नंबर। अब इस प्रश्न में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते कि भैया ये कैसे सिमिलर हो गया, अब मैं यहाँ पे खींच लूँ तो वो भी इक्विलैटरल होगा, यहाँ पे खींच लूँ तो इक्विलैटरल होगा। केस क्या रखना है कि भुजा के पैरेलल खींचना है। कैसा ट्रायंगल होना चाहिए? इक्विलैटरल ट्रायंगल। बोलो क्लियर? बहुत सुंदर लल्ला, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न बजाओ। सीजीएल मेंस एग्जाम का प्रश्न है, डरना नहीं है, बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाएगा। बजाना शुरू करो। कहा गया गिवन फिगर में एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल सही है, एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कहा गया 2 सर्किल रेडियस 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के ट्रायंगल के अंदर बने हुए हैं। आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड बतानी है। आपको दिया गया कि त्रिभुज एबीसी, ये एबीसी मान लेना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एबीसी कोई ट्रायंगल है जो समबाहु त्रिभुज है। इसमें 2 वृत्त खींचे गए हैं, जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ऊपर वाला और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का नीचे वाला। आपको बताना है समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी। प्रश्न देखने में विकराल है लल्ला, लेकिन करने में बड़ा आसान है। बोलो जूम कर दूं? सीजीएल मेंस का प्रश्न है, डरना नहीं है, मेंस छोड़ दो, ये भूल जाओ कि किस एग्जाम का। ये एमटीएस का प्रश्न लगना चाहिए, एमटीएस का एकदम लो लेवल का प्रश्न लगना चाहिए। इस तरह से आप करो। जूम कर दे रहा हूं, आपको समझ आया ना क्या दिया गया है? क्योंकि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त त्रिभुज में बनाए गए, यानी ऊपर वाले की त्रिज्या 4 हो गई और नीचे वाले की 12 हो गई। आपको बताना है समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी। फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, मैं जूम कर दे रहा हूं। अब शांति से बताओ फटाफट। ऊपर वाले की त्रिज्या 4 दी गई, नीचे वाले की 12। बोलो आंसर क्लियर आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा स्टार बैच के ग्रुप में क्वेश्चन से डर जाते हैं। डरना नहीं है लल्ला, डर अगर डर गए तो कैसे करोगे? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमें मतलब ही नहीं है लल्ला कि ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या क्या है। अगर हमें दे दिया गया कि ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके तीनों साइड को देखो, यहाँ पे ए बी को टच कर रहा है, यहाँ पे बी सी को टच कर रहा है और यहाँ पे सी ए को टच कर रहा है। तो इसके तीनों साइड को टच करने वाला ट्रायंगल क्या होगा? इसके तीनों साइड को टच करने वाला सर्कल क्या होगा? इन सर्कल, यानी अंतःवृत्त होगा। और अंतःवृत्त की त्रिज्या इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है कि साइड बटे 2√3 होता है, और साइड बटे 2√3 यानी इसकी रेडियस जो होगी, यानी जो बड़ा वाला वृत्त है वो क्या हो जाएगा इसके लिए? ये हो जाएगा इसके लिए, क्या हो जाएगा लल्ला? ये हो जाएगा अंतःवृत्त। और अगर ये अंतःवृत्त हो गया तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो ट्रायंगल ए बी सी के अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। और आपको दिया गया है कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 12 है, यानी अगर ये 12 है तो आपने कहा कि इन सर्कल की रेडियस जो होती है, यानी इन रेडियस होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, वो होती है साइड बटे 2√3, और वही दिया गया 12। यानी ये जो ये वाला वृत्त है ये क्या हो गया? अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त की त्रिज्या 12 दी गई है, तो अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या 12 हो तो साइड कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा? ए बटे 2√3 बराबर 12, यानी ए बराबर 12 गुणे 2√3 यानी 24√3। बोलो क्लियर है लल्ला? 24√3 आपका उत्तर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? इक्विलैटरल ट्रायंगल की भुजा 24√3 आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बोलो। बहुत सुंदर। अब आप कहेंगे ऑप्शन में क्यों नहीं दिया गया? बिल्कुल ऑप्शन गलत दिया गया है, यहाँ पे 24√3 कर लेना। एक ऑप्शन ये 24√3 हो जाएगा, ठीक है? 24√3 एक कर लेना, सेकंड ऑप्शन 24√3 करके यही मार्क कर देना। समझ आया? आपको इस छोटे वाले वृत्त से मतलब ही नहीं होना, छोटे वाले जो सर्कल दिया गया है इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो इन सर्कल पता चल गया ना, इन सर्कल की रेडियस। इन सर्कल ये वाला हो गया, इसकी रेडियस दी गई है, फार्मूला हमें a/2√3 पता है, इन सर्कल की रेडियस यानी इन रेडियस का, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी अंतः त्रिज्या का फार्मूला पता हो, वो दिया गया 12, तो यहाँ से साइड आ जाएगी 24√3। बोलो क्लियर है? बहुत सुंदर। अगला प्रश्न बचाओ लल्ला। प्रश्न CHSL एग्जाम का है, उसको उसी तरह से ट्रीट करो। कहा गया समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की कौन सी त्रिज्या? इन रेडियस, यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या का मान निकालना है। चलो, आपको पता है माध्यिका की जो लंबाई होती है समबाहु त्रिभुज के लिए वो क्या होती है? आपको पता है कि जो मीडियन होती है समबाहु त्रिभुज के लिए वही उसकी हाइट होती है, अभी पहले प्रश्न में मैंने बताया था, वही उसका एंगल बाइसेक्टर होता है। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की अगर साइड ए हो तो उसकी हाइट कितनी होती है? √3/2 इंटू, अगर साइड ए यानी भुजा ए है तो उसकी हाइट या मीडियन की लंबाई बराबर हो जाती है √3/2 इंटू साइड, यानी √3/2 इंटू ए, और ये बराबर दिया गया 12। यहाँ से हमारा ए निकल के आ जाएगा कितना? 24/√3 यानी 8√3। अब अगर क्या आ गया? भुजा आ गई, तो अंतः त्रिज्या आपको पता है क्या होती है? अंतः त्रिज्या
स्मॉल आर बराबर होती है, अभी हमने फॉर्मूला किया a/2√3 यानी 8√3/2√3 यानी बोलो उत्तर कितना आया 4। ये किसका फॉर्मूला है? इन रेडियस किसके लिए? इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के लिए। ये किसका फॉर्मूला है? मीडियन, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, सबके लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जब सारी चीज़ें सेम होती हैं लल्ला, तो ये भी आपका बड़ा उत्तर बड़ा आसान सा बना। बोलो क्लियर है कि नहीं? CHSL एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपने ऐसे बजाया जैसे लग रहा है कि जो शादियों में डांस होता है, जो देसी गाने बजते हैं, देसी बाजे बजते हैं, उस तरह का ये क्वेश्चन बन गया। बोलो क्लियर है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखो कहा गया एक समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों के परिवृत्त की त्रिज्या, उससे मतलब नहीं है। हमें कहा गया एक सर्कल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है ऑल 3 वर्टिसेस को। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक वृत्त है जो इसके सभी 3 शीर्षों से जाता है। अगर सभी 3 शीर्षों से जाता है तो क्या होगा? परिवृत्त, यानी सरकम सर्कल बनेगा। और सरकम सर्कल की रेडियस दी गई है 12 सेंटीमीटर, यानी परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई ज्ञात करना है। बताओ, CHSL एग्जाम का प्रश्न है। आपको पता है कि अगर इसकी साइड ट्रायंगल की A हो तो सरकम रेडियस कितनी होती है? यानी कि कैपिटल R का फॉर्मूला क्या होता है? a/√3। नोट्स रिवाइज करके आए होगे लल्ला, तो क्लियर हो रहा होगा। यानी a/√3 लल्ली बराबर 12, तो यहाँ से हमारी साइड कितनी आ गई? 12√3। अब त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर साइड 12√3 हो तो हाइट बराबर होती है √3/2 इंटू ए की वैल्यू रख दो, यानी √3/2 इंटू 12√3, यानी 12√3 इंटू √3, तो 12 × 3/2 यानी 36/2 यानी 18। बोलो क्लियर है? हाइट 18। बोलो क्लियर है? हाँ, आपने सरकम रेडियस में फिर से लिखवा दे रहा हूँ। सरकम रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था कि साइड बटे √3 अगर हम कर देते हैं तो सरकम रेडियस आ जाती है इक्विलैटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज के लिए। यहाँ से हमारी साइड निकल के आ गई। फिर हाइट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हाइट पे पुट करा, धड़ाधड़ उत्तर। देखो ज्योमेट्री जो है ना, कैसा ज्योमेट्री बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मरो, फिर नहीं होगा। ठीक है, चलो 2-2 लाइन के प्रश्न है। CHSL एग्जाम में 2 नंबर रिवार्ड करने वाले प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आए, ज्यादा टाइम नहीं खाएंगे। क्या कहा गया? त्रिभुज ABC में कोण A 50 अंश है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल खत्म। कोई त्रिभुज है जिसमें A 50 अंश है। कहा गया AB और BC को AB और AC को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी बढ़ाया जाता है D और E तक। पहले फिगर बनाते रहो। ज्योमेट्री का पहला कॉन्सेप्ट यही है कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फिगर बनाओ। कहा गया ये A है, दिस वन इज B, दिस वन इज C। कहा गया AB और AC को बढ़ाया गया है। ऐसा करो, यहाँ से A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो। अब AB और AC को बढ़ाने में आसानी रहेगी। AB को बढ़ाया गया और AB को D तक बढ़ाया गया और AC को E तक बढ़ाया गया। बोलो क्लियर है? कहा CBD का जो बाइसेक्टर यानी इसका बाइसेक्टर और BCE का जो बाइसेक्टर है ये O पे मिलते हैं, तो आपको BOC निकालना है। आपने कहा एक्सटीरियर एंगल जो है उनका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर O पे मिलते हैं। आपने पढ़ा है कोण BOC का फॉर्मूला क्या होता है लल्ला? ये CPO का प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल भूलना नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर अंतः बाइसेक्टर मिलेंगे, यानी अंतर वाले कोणों का बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक मिलेंगे तो इन सेंटर मिलता है, और बाहर वालों का मिलेगा तो आपका क्या मिलता है? BOC जो कोण मिलता है। ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये भी कराया था। और दूसरी चीज ये भी बताया था कि अगर अंतः यानी एंगल बाइसेक्टर अंदर वाले मिलेंगे, यानी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, तो वो BIC जो होगा वो 90 + a/2 होता है। ये फॉर्मूला मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, जो कि ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। ये 90 + a/2 होता है, और ये कितना होता है? 90 - a/2। और ये इस पर क्वेश्चन भी करवाया था कि अगर a बराबर 50 अंश दे दिया जाए, a बराबर 50 अंश दिया गया है, तो आपने कहा BOC की वैल्यू कितनी होगी? 90 - a/2। a बराबर 25 अंश है तो 90 - 25, यानी आपका 90 में से 25 घटेगा 65। उत्तर आ जाना चाहिए, नहीं आ जाना चाहिए? आपको ये क्वेश्चन देखते ही धाए करके मारना चाहिए इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो ना लल्ला, तो इसका मतलब मेरा पढ़ाना बेकार हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया, देखो आपने प्रश्न पढ़ा एग्जाम में, आपने कहा AB और AC को प्रोड्यूस किया गया D और E तक, बढ़ाया गया, फिर उसका बाइसेक्टर यानी CBD और BC एक्सटीरियर एंगल हुए, इसका बाइसेक्टर कहां पे मिल रहा है? O पे मिल रहा है। आपने कहा O पे मिल रहा है, एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, 90 - a/2 होगा, a बराबर 50, तो आपने तुरंत मुंह जबानी कर लेना है कि 90 में से 50 का आधा, यानी वी विल सब्ट्रैक्ट द हाफ ऑफ 50, यानी द हाफ ऑफ वर्टेक्स एंगल किससे? 90 से। तो 90 - 25 65 आपका उत्तर तड़ाक से आया। और आपने CGL में अगर आया होता तो प्रश्न 2 नंबर का था, CPO में आया 1 नंबर। बोलो बना कि नहीं?
बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब इन सेंटर वाला अगर आए कि ये आई सॉरी अगर आई आए कि भैया क्या है इन सेंटर है, तो आप कहेंगे कि BIC कितना होता है, तड़ाक करके मारना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, बहुत सुंदर, एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है लला। ए बराबर 40 अंश है, बाइसेक्टर बी और सी के मिलते हैं ओ पे, बी और सी की वैल्यू कितनी होगी फटाक से बता दो। इंटीरियर बाइसेक्टर, अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर नहीं कहेंगे तो समझ लेना इंटीरियर बाइसेक्टर मिल रहे हैं। बोलो क्लियर है या नहीं। वही वाला फॉर्मूला जो अभी बताया था 90 माइनस वाला, वो एक्सटीरियर के लिए होता है, इंटीरियर के लिए क्या होता है लला, फटाक बताओ। 90 प्लस यानी 90 प्लस ए का आधा। देखो हमने कहा ये ट्राइंगल ABC है, बी का आधा यहाँ यानी बी का बाइसेक्टर यहाँ, सी का बाइसेक्टर यहाँ ओ पे मिला, यानी ये बाइसेक्टर है तो ये कटा ये बराबर है, ठीक है। अब आपको पता है अगर एंगल बाइसेक्टर है ओ पे मिल रहा है तो कोण BOC कितना हो जाता है 90 प्लस एंगल ए का आधा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये आप कहेंगे 90 प्लस एंगल ए का आधा, एंगल ये 40 दिया गया, 40 का आधा 20, 90 प्लस 20 110। बोलो क्लियर है। अब अगर इस प्रश्न को करने में समय लग रहा है इसका मतलब लल्ला आप नोट्स नहीं रिवाइज करो। नोट्स अगर रिवाइज करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ये प्रश्न ना हो। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर लिख दिया करो यार, सो जाते हो। आज प्रश्न को उड़ाएंगे और आपको दिखाऊंगा कि प्रश्न कठिन नहीं था, कभी ज्योमेट्री कठिन नहीं थी, आपको पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका गलत था। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर दी गई। आइसोसेलेस क्या होता है, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर, जिसमें AB और AC बराबर दे दिया गया, BC दे दिया गया। आपसे कहा गया AD को BC के परपेंडिकुलर ड्रा करना है और AD की लंबाई निकालनी है। चलो ये देखो ABC कोई ट्रायंगल है, AB बराबर AC है, यानी ये 2A है तो ये भी 2A यूनिट। बोलो क्लियर। आपसे कहा गया AD को परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। आपको पता होगा मैंने ये बताया था जब आइसोसेलेस ट्रायंगल करवाया था कि अगर आइसोसेलेस है कोई ट्रायंगल, यानी कि क्या है आइसोसेलेस बोले तो समद्विबाहु है, तो जो इसका परपेंडिकुलर होता है वही इसकी मीडियन भी होती है। यानी कि अनइक्वल साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यानी कि जो असमान भुजा है उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वही इसका क्या होता है, मीडियन भी होता है इस साइड के लिए। तो अगर ये मीडियन है तो आपने कहा BC पूरा A है, देखो पूरा BC A है तो BD कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी ये A/2 हो गया। अब आपसे AD की लंबाई पूछी गई थी, खटाक करके लला निकालो, खटाक करके आपका उत्तर आना चाहिए। आपने कहा एक भुजा 2A है, एक भुजा A/2 है, फटाक करके निकाल दो AD की लंबाई, पाइथागोरस लगा दो। आप कहोगे AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे अंडर रूट में 2A का स्क्वायर यानी 4A² माइनस A/2 का स्क्वायर यानी A²/4। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 16 माइनस A 15A²/4, यानी यहाँ से √15/2A आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे सही कर लेना √15A/2, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ एक काम करना लल्ला लोग, जहाँ पे ऑप्शन गलत हो रहा है ना, ये स्टार बैच वाले टेलीग्राम ग्रुप में बता देना कि कौन कौन से प्रश्न में स्टार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब ऑप्शन गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं सही करके PDF प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर भी मार्क करना है। तो आंसर अभी मैंने मार्क नहीं किया है, तो अगर आप लोग बता दोगे तो आसान हो जाएगा मेरे लिए भी, ठीक है। क्लियर है, चलो बहुत सुंदर। ये प्रश्न क्लियर हुआ सबको प्रश्न क्लियर, बहुत सुंदर, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसकी जो मीडियन होती है वही परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर जो होता है अनइक्वल साइड पे वही उसकी मीडियन होती है उस साइड के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो लला, और इस प्रश्न को बजाएंगे, मेंस एग्जाम का है, प्री का हमसे मतलब नहीं है। कहा गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जो B पे राइट एंगल है, यानी आप कहेंगे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और राइट एंगल अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है यानी कि कोई समकोण त्रिभुज समद्विबाहु है तो उसके बाकी दोनों कोण 45-45 के हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर तो इनके सामने के कोण बराबर, तो ये अकेला 90 तो ये दोनों मिलके 90 यानी 45-45। कहने का मतलब ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा फिर कहा गया कि B पे समकोण है, बिल्कुल सही है। कहा गया त्रिभुज ABC के अंदर एक बिंदु है D जो है वो त्रिभुज ABC के अंदर कोई बिंदु है। अगर P और Q क्रमशः ABC की भुजा AB और AC पर D से खींचे गए लंबों के पाद है, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। D से अगर हम AB पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसका जो फुट मिलता है वो 5 है, P है, और AC पे जो ड्रा करते हैं उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो D है, ठीक है। कहा गया AP A है, AQ B है, BAD 15 अंश से साइन 75 की वैल्यू निकालनी है। CGL मेंस में पूछा गया प्रश्न 1 किलोमीटर में लिखा है और 1 लाइन का प्रश्न। बोलो क्लियर है। बस मैंने ज्योमेट्री का जो बेसिक चीज बताया, क्या करना है आपको, क्वेश्चन के साथ साथ आपको फिगर ड्रा करना है। लगाओ फटाफट, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ, अंग्रेजी वाले समझ गए ना। चलो क्वेश्चन नोट कर लो फिर लगाओ। कहा लिखो, जो ये प्रश्न लिखा गया लिख लो, फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करो। और मैं इसको 2 लाइन में करवाऊंगा, 2 लाइन में आपको करना भी है। मैं क्या करवाऊंगा 2 लाइन में, आप खुद ही करोगे।
ठीक है, क्योंकि लल्ला लोग तैयार हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलो बहुत सुंदर। मैं स्लाइड करता हूं, करो करो फटाफट। चलो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। अंग्रेजी वाले भाइयों ने लिख लिया होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि मैं फिगर को ऐसे ढंग से बना पाता वरना। ठीक है, अच्छा कर रहा हूँ तब तक आप लोग, और मैं एक कहानी बताता हूँ। चलो ये क्वेश्चन करवा के फिर कहानी बताता हूँ। आसान क्वेश्चन है, ये आसान है बेसिकली, इसको कठिन न मानना। क्या त्रिभुज ABC कोई ड्रॉ कर लो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कोई। ठीक है, मान लो ये आपका कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ABC कोई ट्रायंगल है, आप A मान लो, B है और C है, आइसोसेलेस है, यानी 45-45 के बाकी दोनों कोण होंगे, और ये B पे परपेंडिकुलर, B पे वो है। हमने कहा कोई बिंदु D है, यहाँ पे मान लो कोई बिंदु D है, D से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करा है AB पे, परपेंडिकुलर यानी P है, बोलो सही है। और AC पे अगर ड्रा करें तो ये Q है, यानी इस पे भी परपेंडिकुलर यहीं से ड्रा किया गया, ये Q है, ये Q है, बोलो क्लियर है। ये बिंदु T है। ठीक है, आपसे कहा गया कि जो AQ की लंबाई है वो B है, AQ की लंबाई B है, AP की लंबाई आपको दिया गया A है, AP की लंबाई A है। ठीक है, क्योंकि BAD जो कोण है, BAD यानी इस कोण को मिला दो, ये कितने का है, ये 15 अंश का। BAD यानी ये वाला कोण 15 का है, ये वाला कोण 15 अंश का। ठीक है, आपको निकालना क्या है, साइन 75, बोलो क्लियर है। साइन 75 निकालना है। देखो करो, अब फिगर बना दिया, अब तो आसान हो गया ना ये प्रश्न। ये थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करो कि ये परपेंडिकुलर लगे। ठीक है, चलो करो फटाफट। आप एक बात बताओ मुझे करोगे? मैं एक काम करता हूं, आपको पता है कि ट्रायंगल AQD को देखो, क्यूब 90 अंश है, क्यू 90 अंश है, या मैं ये AQD यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये A हो गया, ये Q हो गया, और ये D हो गया। आपको पता है कि जो एंगल पूरा A था वो 45 था, ये 45 था, ये 90 था। तो अगर इतना हिस्सा 15 हो गया तो ये वाला कोण कितना बन रहा है, यानी ट्रायंगल AQD का अगर इतना हिस्सा 15 हो गया तो बाकी हिस्सा 30, यानी हमारा एंगल QAD कितना हो गया, 30, यानी ये 30 हो गया। ठीक है, आपको AQ दिया गया B। अब आप AD की लंबाई अगर यहां से निकालने चाहो तो cos 30 ले लो। cos 30 कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि B बटे AD, यानी ये √3/2 बराबर हो जाएगा B/AD, यानी यहाँ से AD बराबर हो जाएगा 2B/√3। बोलो क्लियर, AD हो गया 2B/√3। यहाँ तक क्लियर सबको? बहुत सुंदर। अब दूसरे वाले ट्रायंगल APD में आ जाओ, ये वाला। इसमें AD की लंबाई पता है आपको, आपको पता है AP की लंबाई, आपको पता है ये कोण 90 अंश है, ये वाला कोण 15 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा, 75 अंश। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 75 अंश। और साइन 75 पूछा गया तो साइन 75 निकाल लो। साइन 75 कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं साइन 75 कैलकुलेट करने जाऊँ तो साइन 75 बराबर हो जाएगा 75 के लिए लंब यानी A बटे कर्ण, कर्ण कितना, 90 के सामने की भुजा यानी AD, AD की लंबाई कितनी है, 2B/√3। ये √3 ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा √3A/2B, √3A/2B, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आपका CGL मेंस का प्रश्न है, बोलो क्लियर। मैंने क्या किया मैं बता दे रहा हूं, मैंने पहले फिगर ड्रा करा। ठीक है, मैंने कहा कि ये कोण 15 अंश है, दिया गया है, ये देखो यहाँ पे दिया गया BAD 15 अंश। आपको पता है पूरा कोण BAC यानी ये पूरा कोण 45 अंश का था, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये 15 है तो ये 30 हो गया। अब मैंने क्या काम किया कि इसमें AD की लंबाई निकाली, क्योंकि AD की लंबाई अगर आपको साइन 75 निकालना है, ये कोण 75 है, तो आपको कर्ण पता होना चाहिए, और कर्ण दोनों के लिए AD है। तो आपने कहा इसमें अगर हम कर्ण निकालना है, AD निकालना है, ये कोण 30 अंश है, तो हमने क्या ले लिया, cos 30, क्योंकि हमें आधार AQ की लंबाई भी पता थी 30 के लिए, और कर्ण निकालना था। तो आपको कोण पता है और आधार पता है, तो cos लगा के आप कर्ण निकाल लोगे, यानी यहाँ से AD बराबर 2B/√3 है। अब यहाँ पे साइन 75 निकालना था, वो निकाल लो। साइन 75 कितना हो जाएगा, 75 के सामने वाली भुजा लंब यानी A लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, दोनों की वैल्यू रखी, आपका उत्तर √3A/2B हो गया। बोलो क्लियर हुआ,
बहुत सुंदर। और ये प्रश्न पता है सीजीएल में जब करवाया गया था, मुझे याद है कि मैं कोचिंग ले रहा था, अभी मैं बताऊंगा कि जब भी मैं प्री की कोचिंग ले रहा था और ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, हालांकि मुझे मैं बताऊं एडवांस मैथ्स की क्लास मैंने की नहीं थी, क्योंकि एडवांस मैथ्स जब वो पढ़ाने लगे, मतलब कोई सर थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने क्या ही पढ़ाया था, वो ये क्वेश्चन भाई साहब पूरे 40 मिनट में करवाया उन्होंने, और ऐसे डरा के मेंस का प्रश्न है, ये है वो है। फिर मैंने ये प्रश्न, तभी मुझे इतना ये नहीं पता था, मैंने बेसिक से किया, फिर ये मुझसे इसी मेथड से हो गया, क्योंकि मैंने जो पहले वाले सर थे मेरे, जो मतलब 10th 1 तक पढ़ाते थे, उन वाले सर का कॉन्सेप्ट सारा, मतलब 10th वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन 3 स्टार नहीं, ये आधे स्टार क्वेश्चन है। आधे स्टार मतलब आधा स्टार क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? दोनों ट्राइंगल्स में आपको एक बार इस ट्राइंगल से एडी निकाल लेना है और दूसरे में इसका यूज कर लेना है। बोलो क्लियर? अगला प्रश्न देख लो। अच्छा, मैंने कुछ कहा था बताने को। आज क्या हुआ, सुबह ऑफिस जाना था तो मैं पानी निकाल रहा था और वहीं पे कांच वाला ग्लास रखा हुआ था और गिर के टूट गया। अब दीदी आई हुई थी और दीदी ने कहा कि अब शगुन होता है। अच्छा, मैं दूध पी के नहीं जाता, मतलब दूध पी के डेली ऑफिस जाता हूँ, लेकिन दूध के बाद कुछ खा लेता हूँ। मुझे ये भी था कि मम्मी बोलती कि दूध पी के कहीं नहीं जाना चाहिए, दूध पी के भी जा रहा हूँ। और दीदी इतनी बार बोली कि ऑफिस ना जाओ, आज रहने दो, ग्लास टूट गया, ये हो गया वो हो गया। मैं पूरे दिन ऐसा था कि यार कुछ गलत ना हो, कुछ गलत ना हो। भगवान की दया से सब सही रहा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को नहीं मानते हो ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो वो चीज़ हो जाती है। आपने माना कि ये ऐसा गलत होगा तो गलत होगा, अगर सही माना तो सही होगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन को, यहाँ से ये चीज़ सिखाना था कि अगर कोई चीज़ आपने माना कि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है तो वो क्वेश्चन आसान रहेगा, चाहे सीजीएल मेंस का हो चाहे सीजीएल प्री का हो। ठीक है, अभी दीदी कह भी रही थी कि आप आराम से आ गए, चाय बना के दी, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, प्रश्न को करो तब तक और ये बकवास सुनते रहोगे। कहा गया त्रिभुज एबीसी में आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी बराबर एसी, ए बराबर 40 अंश। चलो मैं ड्रा कर दे रहा हूँ फटाफट। ए बी बराबर एसी, ए बी बराबर एसी मैंने ड्रा कर लिया। ए बराबर 40 अंश, अगर ये 40 हो गया तो बाकी दोनों 70-70 के हो जाएंगे क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर। कहा गया पीओ का बाइसेक्टर, पीओ जो है और ओ क्यू, ए बी डी और ए सी ई, यानी थोड़ा सा इसको बड़ा ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, ये मान लो, ऐसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी है, यानी ये दोनों कोण 70-70 के हो गए क्योंकि ए कोण 40 का है, ये 40 है। ठीक है, कहा गया ए बी डी, यानी ए बी डी ये हो गया और ए सी ये वाला हो गया। कहा गया इनके बाइसेक्टर कहाँ पे मिलते हैं? यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ओ पे मिलते हैं, तो आपको बी ओ सी निकालना था। वही प्रश्न हमने किया था सीजीएल मेंस में प्रश्न। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का अगर बाइसेक्टर यहाँ पे ओ पे मिलता है तो कोण बी ओ सी कितना हो जाता है? 90 माइनस ए बाई 2। बोलो क्लियर है? 90 माइनस 40 का आधा। बोलो क्लियर? 90 माइनस 40 का, अरे यार ये प्रश्न नहीं बजा पा रहे हो? बहुत सुंदर लल्ला, बहुत सुंदर। तो मेंस का प्रश्न हो चाहे प्री का, आपसे आपके सामने आया, आपको दाग देना है धाय करके। ठीक है, क्लियर? बहुत ही सुंदर हो गया। सबका समझ आ गया कि 70 अंश आया? 70 आया ना? आपको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 90 माइनस ए बाई 2 होता है, दैट्स ऑल। बहुत सही, बहुत सुंदर। तो आपका उत्तर कितना हो गया? 70। अगला प्रश्न देख लो। कहा गया फिगर में स्केल से ड्रा नहीं किया गया, एडी बराबर डीसी बराबर बीसी। ये प्रश्न करो फटाफट, और हिंदी में नहीं ट्रांसलेट करने की जरूरत है, इस वजह से हिंदी में मैंने ये प्रश्न नहीं दिया। चलो करो। करो करो फटाफट। बहुत सुंदर। आपने कहा कि त्रिभुज में ए डी बराबर डी सी है और बराबर बी सी है। बी सी बराबर 96 अंश है,
आपको सीजीएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है डीबीसी की वैल्यू निकालनी। देखो आपने कहा एडी बराबर डीसी, यानी कि अगर इसके सामने का कोण थीटा है तो इसके सामने का कोण भी थीटा हो जाएगा। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, बहुत सुंदर। आप एक चीज बताओ, अगर मैं मानूं कि ये वाला कोण एक्स है ट्रायंगल डीसीबी में, तो ये वाला कोण भी एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। ये कितना हो गया 180 माइनस 2x हो गया। बस फटाफट लगा दो। आपको पता है 96 ट्रायंगल ए बी सी के लिए एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बाह्य कोण है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी के बराबर, यानी थीटा प्लस एक्स आपको 96 दिया गया। आपको डीबीसी निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालें। और आप अगर इस पूरे कोण को देखो तो पूरे कोण के 3 पार्ट है, थीटा 180 माइनस 2x और 96, तो यानी कि थीटा प्लस 180 माइनस 2x और प्लस 96 को जोड़े तो हमारा कितना आना चाहिए 180, क्योंकि रेखा के एक साइड में बने कोणों का योग 180 होता है। बस खत्म हो गया, 180 180 कट गया। अगर यहाँ से हम देखें तो थीटा या 2x माइनस थीटा बराबर कितना हो गया 96। आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू दोनों को जोड़ दो तो 3x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x बराबर 96 प्लस 96 यानी 192, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 64 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा 64 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा 64, x ही निकालना। बोलो क्लियर। हमने एक बार एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा और एक बार एक रेखा के दोनों साइड में, मतलब किसी एक साइड में बने कोण का योग कितना होता है 180। बोलो क्लियर है ये सबको। सीजीएल में प्री का शायद 17 या 16 का प्रश्न, जहाँ तक मुझे याद है 16 का है, अगर 16 का नहीं होगा तो 17 का होगा। ठीक है, तो हमने एक्सटीरियर एंगल का पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज मैंने पढ़ी है कि रेखा के एक साइड में बने कोणों का योग 180 अंश होता है, ये भी पढ़ा है। बोलो पढ़ा है या नहीं। ओके, बहुत बढ़िया। कहा गया एबीसी आइसोसेलेस एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपसे कहा गया ए बी बराबर ए सी बराबर 30 अंश। ड्रॉ कर दो फटाफट। ज्योमेट्री का पहला रूल क्या है त्रिपाठी बैच का, यानी स्टार बैच का अपने, कि ए बी बराबर ए सी दिया गया तो दोनों को ड्रॉ करके 30 लिख दो। बी सी 48 है। कहा गया ए डी मीडियन है तो ए डी की लंबाई निकालनी है। आपको यहाँ पे मीडियन वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा अगर ये मीडियन है तो परपेंडिकुलर होगा, क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर प्रॉपर्टी याद रखोगे, यानी समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी याद रखोगे, तो आपको पता है जो माध्यिका होगी अनइक्वल साइड्स के लिए वही उस पर परपेंडिकुलर होगी। अभी ये कॉन्सेप्ट कराया भी था, बस काम खत्म। अगर ये माध्यिका भी हो गई तो बी डी बी सी का आधा हो गया, यानी डी मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये 24 हो गया। एक 30 है एक 24 है, यानी 6 चौको 24 6 पंचे 30, यानी एक 4 एक 5 है, तो तीसरा अपने आप 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं। यानी कि देखो ये 5 रेशियो है, ये 4 रेशियो, तो ये 3 रेशियो हो जाए। और एक रेशियो बराबर देखो 5 बराबर 30, तो 3 रेशियो बराबर, यानी एक रेशियो बराबर आपका है 6, तो 3 रेशियो बराबर 3 6 18। क्लियर है। अरे या 30 24 18 आपको ट्रिपलेट याद रखना है, या फिर आप ऐसे कहो कि रेशियो ले लिया करो। जब ऐसे ट्रिपलेट आए बड़े बड़े तो आप 6 से काटो। देखो ये दोनों किससे कट रहे हैं 6 से, तो 6 पंचे 30 6 चौको 24, एक कर्ण 5 है, आधार 4 है, तो लंब अपने आप 3 हो जाएगा। आपने कहा 5 रेशियो बराबर 30, यानी एक रेशियो बराबर 6, तो 3 रेशियो बराबर 18। आपका उत्तर आ गया। सीपीओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, सीजीएल सीएचएसएल में आता 2 नंबर दे के जाता। कहा गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज डीईएफ में समद्विबाहु है, डी बराबर 110 अंश है। एक ट्राइंगल है डीईएफ, डी बराबर कितना है 110 अंश है। कह गया इसका बाइसेक्टर मिलेगा तो क्या बनाएगा इन सेंटर, यानी आई क्या हो गया इन सेंटर, यानी आई इन सेंटर हो गया, तो ई आई एफ की वैल्यू कितनी होती है 90 प्लस अपोजिट एंगल का आधा। बस इन सेंटर है तो 90 प्लस डी बाई 2, बात खत्म हो गई। 90 प्लस डी बाई 2 बचा दो। ये भी प्रश्न सीपीओ का पूछा गया प्रश्न है। बताओ, बहुत सुंदर। तो 90 प्लस 110 का आधा, यानी 90 प्लस 55 कितना होना चाहिए उत्तर। ऐसे नहीं, देर नहीं लगाना है यार, और गलत भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत सही। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। इक्विलेटरल छोड़ा, आइसोसेलेस पे कूद पड़े हैं। आइसोसेलेस के सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। अगला प्रश्न बचा दो, सीपीओ एग्जाम का है। पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ड्रा कर दो। कहा गया ये 45 है, ये 72 है, इस पे कोई मीडियन ड्रा की गई है। आपको पता है ये पूरा, अगर ये परपेंडिकुलर है या मीडियन है, हाँ मीडियन है। अब मीडियन होगा या मीडियन हो या कुछ भी हो, परपेंडिकुलर होना है।
अगर ये मीडियन है तो भी परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर अगर हो गया तो क्या प्रॉपर्टी है, अरे देखो Pn अगर मीडियन है तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, और मीडियन है तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी 1 36 1 45, यानी 9 चौको 36 9 पचे 45, 1 4 रेशियो 1 5 रेशियो तो तीसरा 3 रेशियो हो जाएगा, और 5 रेशियो बराबर 45 यानी 1 रेशियो बराबर 9 तो 3 रेशियो बराबर 3 9 27, यानी Pn की लंबाई 27 हो गई। बोलो पिछला क्वेश्चन है या नहीं, सीपीओ एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा है। तो डिजिट चेंज होगी, कॉन्सेप्ट सेम। कॉन्सेप्ट क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए जो मीडियन होती है अनइक्वल साइड की वो उस पर परपेंडिकुलर होती है, बस इतना याद रखना। अगला प्रश्न ले लो, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट आपके ट्रायंगल के रटे होने चाहिए। चलो अगला प्रश्न बजाओ। त्रिभुज एबीसी में क्या कहा गया, एडी इंटरनल बाइसेक्टर है, एबीसी है कोई त्रिभुज है, हमें आइसोसेलेस नहीं दिया गया, एबीसी कोई ट्रायंगल, इंटरनल बाइसेक्टर यानी ए का बाइसेक्टर मान लो क्या दिया गया, एडी, डी पे बीसी को काटता है, कहा बीडी 5 है, बीसी 7.5, आपको पता है इतना हिस्सा 5 है, पूरा 7.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। आपसे कहा गया ए बी अनुपात एसी। अब अगर आपको पता है एडी बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि अगर एडी बाइसेक्टर है तो भुजा ए बी और बी डी का जो अनुपात होगा वही अनुपात हो जाएगा ए सी और सी डी का, या हम कहें दोनों भुजाओं यानी ए बी और ए सी का जो अनुपात होगा वो बी डी और डी सी के अनुपात के बराबर होगा। बी डी की वैल्यू है 5, डी सी की वैल्यू है 2.5, 2.5 एक कम 2.5, 2.5 दूना 2:1 आपका उत्तर आ गया। बोलो क्लियर है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे जो क्वेश्चन आ सकता था वो भी करवा दिया। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर हुआ, बहुत सुंदर। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है तो इस भुजा का और इसका जो अनुपात होगा वही इस भुजा और इसका अनुपात होगा। बोलो क्लियर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन किया आपने। अगला प्रश्न इसे भी बजाओ। कहा गया त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, ये मान लो बी है ये सी है, क्वेश्चन बजाते रहो मेरे साथ साथ। ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसमें बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, इस प्रकार से बढ़ाया जाता है कि सी डी जो है वो ए सी के बराबर है, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर है। कहा गया बी ए डी जो कोण है वो 109 अंश का है, ये वाला पूरा कोण आपको दिया गया 109 अंश का, ठीक है। आपको ए सी बी जो कोण दिया गया ये वाला कोण ये 72 अंश का दिया गया। आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, फटाफट कर दो। चलो बताओ। बताओ, बहुत आसान हो गया। कैसे? आपने कहा लल्ला कि ट्रायंगल ए सी डी को देखो, ट्रायंगल ए सी डी में सी डी बराबर ए सी है, तो यानी इनके सामने के कोण बराबर, यानी अगर ये थीटा ले रहे हैं तो ये थीटा, और ट्रायंगल ए सी डी का एक्सटीरियर एंगल जो है वो 72 है, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, यानी ये थीटा दोनों मिलकर 2 थीटा और ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर, यानी 2 थीटा बराबर 72, तो थीटा बराबर कितना हो गया 36 अंश। अब थीटा 36 हो गया, यानी ये कोण 36 अंश हो गया। अब ट्रायंगल एबीसी को देख लो, एक कोण 109, एक कोण 36, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा 109 और 36 145, तीसरा कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 145, यानी कितने डिग्री का हो जाएगा 35 डिग्री का। सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, आपने बजा दिया। बोलो क्लियर है। बोलो यार, अब ऐसे मैं नहीं करा पाऊंगा कि आपको ऐसे लल्ला नहीं यहाँ ये लिखो यहाँ वो लिखो, ये नहीं हो पाएगा। बोलो क्लियर है नहीं। आपने क्या काम कहा, आपने कहा कि बीसी को बढ़ा दिया गया डी तक, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ाया गया कि एसी और सीडी की लंबाई बराबर, एसी सीडी की लंबाई बराबर तो इनके सामने के कोण बराबर। आपको पता है ये वाला कोण 72 दिया गया, यानी कि ये इसका जो 72 है वो थी इसका ट्रायंगल एसीडी का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होगा, यानी थीटा प्लस थीटा के बराबर होगा। थीटा प्लस थीटा, दोनों थीटा कैसे हुए, क्योंकि एसी बराबर सीडी था, तो किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे। ये थीटा 2 थीटा बराबर 72 यानी थीटा 36। अब ट्रायंगल एबीसी में आएंगे, एक कोण 109 एक कोण 36, तो तीसरा अपने आप 180 माइनस 109 प्लस 36 यानी कि 180 माइनस 45 यानी कि 35 डिग्री। बोलो क्लियर। जो रिजल्ट मैंने आपको डिराइव करवाया था वही यहाँ पे पूछ लिया गया कि ए डी बी और सी एफ अगर मीडियन हो त्रिभुज एबीसी की तो कौन सा कथन करेक्ट है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया है जब मीडियन करवा रहा था कि अगर कोई त्रिभुज है, फिर से बता रहा हूँ, ये दिमाग में छप जाना चाहिए लल्ला, वरना बहुत बुरा होगा आपके साथ, बहुत मारूंगा मैं। ए डी बी और सी एफ क्या है, मीडियन है। मीडियन के काटने पे क्या बनता है बताओ, ये तो क्वेश्चन बताओ। मीडियन के काटने जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, व्हाट इज दैट पॉइंट कॉल्ड, यानी उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां पे सारी मीडियन
काटती हैं एक दूसरे को? बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। आपको मैंने बताया कि जो मीडियन का सम होता है, यानी ए डी बी और सी एफ अगर मीडियन है किसी ट्राइंगल ए बी सी की, तो उसका योग हमेशा भुजाओं के योग के से छोटा होता है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से छोटा होता है। और किससे बड़ा होता है? 3/4 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से बड़ा होता है। ये याद रखें। तो पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो आपने कहा ए डी प्लस बी प्लस सी एफ छोटा होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, एकदम सही। बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और ये प्रश्न आपको मैं बता दूं कि ये CHSL में भी आया हुआ है और CGL में भी आया हुआ है। ठीक है, ये CGL में भी 2013 में भी आया हुआ है, 2014 में भी आया हुआ है। तो आपका जो प्रश्न बन रहा है वो बहुत आसान सा बन रहा है कि मीडियंस का जो सम होता है वो सम ऑफ साइड से हमेशा छोटा होता है। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर हुआ? बहुत सुंदर। अगला प्रश्न बजाओ। प्रश्न है CHSL एग्जाम का, उससे मतलब नहीं है, हमें बस कुल मिला के प्रश्न को बजा देना है। अगर पॉइंट डी और ई एक त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB और AC पे लिए गए। आप AB और AC ड्रा कर दो। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। बोलो क्लियर है? AB और AC पे दो बिंदु D और E लिए गए, तो आप ऐसे मिला के तब लिखा करो, और ज्योमेट्री में जितना पढ़ते जाओ उतना बनाते जाओ। ठीक है। फिर कहा गया कि AD बराबर 1/3 AB है, यानी AD की जो लंबाई है AB की 1/3 है, यानी पूरी AB को अगर हम 3 माने तो AD की लंबाई 1 हो गई। अब अगर पूरा AB 3 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा AB 3 है, अगर AD 1 हो गया तो DB कितना हो गया? 2, यानी AD 1 है तो DB 2 है, ऐसा कहने का मतलब। AE बराबर 1/3 AC है। AE बराबर 1/3 AC, यानी AE अगर मान लो कि 2 है, मतलब सॉरी AC अगर 6 है तो AE 2 हो गया। तो अगर AC 6, AC को हम 6 मान रहे हैं, तो AE कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। AE 2 हो गया मतलब EC कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब कहा क्या, भुजा BC की लंबाई अगर 15 है तो DE की लंबाई बात बताओ। BC की लंबाई 15 है तो DE की लंबाई निकालनी, इसकी लंबाई निकालनी। ठीक है। आप एक चीज बताओ, अगर हम देखें ट्रायंगल ADE और ABC को, तो आप देखो AD बटे AB निकालो और AE बटे AC निकालो। यहीं से देख लो ना, यहां से AD बटे AB कितना है? 1/3। और अगर यहां से AE बटे AC निकालो तो वो भी 1/3। और अगर किसी दो ट्राइंगल्स में करेस्पॉन्डिंग साइड यानी AD बटे AB बराबर AE बटे AC हो जाए तो वो कैसे ट्राइंगल हो जाते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स। और सिमिलर ट्राइंगल्स की करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। तो हमने कहा अगर ADE और ABC सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो AD बटे AB बराबर हो जाएगा AE बटे AC का, और बराबर हो जाएगा DE बटे BC का। और चूंकि बराबर 1/3 दिया गया है, यहाँ देखो सब अलग अलग 1/3, तो यहाँ से हमें निकालना क्या है? हमें दिया गया BC, तो DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? DE बराबर हो जाएगा BC/3। BC की वैल्यू 15, 15 का 1/3 यानी कि 5 सेंटीमीटर DE की लंबाई हो जाएगी। बोलो क्लियर है? क्लियर हुआ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। CPO में पूछा गया बहुत ही आसान सा प्रश्न, देख लो। कहा गया त्रिभुज ABC है, D कोई बिंदु इस पे है। कहा गया AB बटे AC बराबर BD बटे DC है। B बराबर 70 अंश है, C बराबर 50 अंश है, तो आपको BAD की वैल्यू निकालनी है। देखो ये कितना सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया त्रिभुज ABC में, देखो कहा गया त्रिभुज ABC में आपको क्या दिया गया कि AB बटे AC, AD को मिला दो। यहां पे लिख लेना कि D जो है वो BC पे कोई बिंदु है। हमें क्या दिया गया? AB बटे AC बराबर BD बटे DC। ठीक है, या हम कह सकते हैं AB बटे BD बराबर AC बटे DC। AB यानी ये वाला भुजा बटे BD यानी ये वाला पार्ट बराबर है इस पार्ट बटे इस पार्ट। और ये कौन सी थ्योरम कहती है? थ्योरम अगर आपने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा होगा यानी कोण समद्विभाजक थ्योरम, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर है मेरे लाल, तो AD एंगल बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ पे आपको या ऐसा पढ़ा है, आपने कहा है
कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर एडी कोण समद्विभाजक हो तो इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होता है। यानी किसका किसका, अगर एडी एंगल बाइसेक्टर तो इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे उल्टा पढ़ो कि अगर इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, एडी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अब एडी एंगल बाइसेक्टर हो गया, आपको पता है ये कोण 70 है, ये कोण 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 अंश। अगर ये पूरा 60 हो गया तो आपसे कौन सा कोण पूछा गया, बी ए डी। यानी एडी अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, यानी बी ए डी भी 30 और डी ए सी भी 30। तो आपका उत्तर 30 हो गया। बोलो क्लियर। तो एंगल बाइसेक्टर का उल्टा पूछा गया था यहाँ पे। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है लल्ला। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब अगर ये प्रश्न नहीं बच रहे हैं ना तो समझ लेना कि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले से हर क्वेश्चन बनेगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सीधे कॉन्सेप्ट कराया है, लेकिन फिर भी देखो कहा गया त्रिभुज एबीसी में ए 90 अंश है, बना लो त्रिभुज। अच्छा एक काम किया करो, जैसे ज्योमेट्री में मैंने क्या बताया, पढ़ते ही बनाना शुरू कर दो। एबीसी में ए 90 अंश है, ए 90 अंश है, ठीक है। किसी को भी मान लो, किसी को सी, हमने इसको भी मान लो। कहा गया बीपी और सीक्यू दो मीडियन है, बीपी ये मीडियन है, सीक्यू ये मीडियन है। एक मिनट, मीडियन की तरह दिखना चाहिए, ये देखो सीक्यू मीडियन, ए बी ये मतलब मीडियन है तो ये बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर इसके हो जाएगा। कहा गया बीपी स्क्वायर प्लस सीक्यू स्क्वायर और बटे बीसी स्क्वायर की वैल्यू याद करना है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने ये क्वेश्चन ये सीधे कॉन्सेप्ट ही करवाया था, अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लल्ला हम कर लेंगे। देखो आप एक काम करो ना, आप मान लो कि जो ए बी है वो कितना है 6 8 10, आपको पता है ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर ये 90 अंश है तो ये पाइथागोरस होल्ड करेगा, यानी इसको 6 मान लो, इसको 8 मान लो, कितना आसान तरीके से कर सकते हैं। और इसको 10 मान लो, मान सकते हैं क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 8 10 हो सकती हैं। अब अगर ये 6 8 10 हमने मान लिया और हमने पढ़ा कि ये मीडियन है, कौन सी, ए क्यू मीडियन है और बी पी मीडियन है, तो जो बी क्यू की लंबाई यानी कि क्यू मध्य बिंदु हो जाएगा ए बी का, तो ये 3 3 के अनुपात में मतलब काटेगा। और ऐसे अगर पी मध्य बिंदु है ए सी का तो ए पी भी 4 होगा, पी सी भी 4 होगा। अब आपसे कहा क्या गया, बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर, बीपी देखो इसमें पाइथागोरस लगा दो ट्रायंगल बीपीए में, यानी इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, तो बीपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बीए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। देखो ट्रायंगल बीपीए में देखो बीपी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखो इसका यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस एपी का स्क्वायर यानी कि 16, यानी 36 16 52। सी क्यू का स्क्वायर ऐसे निकाल लो दूसरे ट्रायंगल से, किस ट्रायंगल से, ट्रायंगल सी क्यू ए से। उसमें देखो सी क्यू भी कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, तो सी क्यू का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि इसका 3 का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, तो कर दो फटाफट। यानी सी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 8 का स्क्वायर 64, 64 9 73 हो गया। और बीसी का स्क्वायर, बीसी तो आपको पता ही, अब आपको निकालना क्या था, बीपी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर यानी बीपी प्लस सी क्यू यानी 52 प्लस 73 बटे सी क्यू स्क्वायर और बी सी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, 52 73 125 बटे 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 यानी 5/4 आपका उत्तर आ गया। आपको फॉर्मूला नहीं भी पता होता तो भी, और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे याद रखना कि कितना है, आप याद रखना कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ पे ए मीडियन और ए 90 डिग्री हो और ये बी हो ये सी हो और बीपी और सी क्यू दो मीडियंस हो, बीपी और सी क्यू दो मीडियन हो, तो आप याद रखना कि 4 टाइम्स ऑफ बीपी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर, बहुत सुंदर लल्ला, बहुत सुंदर, बोलो क्लियर है। तो आप याद रखना कि बीपी और सीक्यू अगर मीडियन हो तो 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम बराबर 5 टाइम्स ऑफ कर्ण का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला मैंने करवाया भी है, और फॉर्मूला अगर आपको याद होता तो बीसी स्क्वायर बस इधर ट्रांसफर करना था, ये 5/4 अपने आप लिखा होता। CHSL एग्जाम में सीधे रिजल्ट ही पूछ लिया। ये प्रश्न में थोड़ा संशोधन, थोड़ा चेंज करेंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे, और ये सीजीएल मेंस का प्रश्न है तो आप लोग नोट करते रहना जहाँ पे मैं जो बोलूँगा, ताकि मैं ये क्वेश्चन को अगर स्क्रीन से हाइड कर दूँ तो आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखो, अंग्रेजी वाले सही कर लो कि B1 इज अ पॉइंट ऑन साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एंड B1B इज ज्वाइंट, लिखते रहना साथ साथ, ठीक है। कहा ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू A पैरेलल टू B1B, यहाँ B1B मीटिंग BC एट A, एंड अनदर लाइन इज ड्रॉन थ्रू C पैरेलल टू B1B मीटिंग AB प्रोड्यूस्ड एट C1, देन
आपको रिलेशन बताना है कि क्या होगा। कहा गया बी, जो ये B1 है वो ABC की भुजा AC पर एक बिंदु है और B1 B को मिलाया गया है। हिंदी वाले भी लिखते रहेंगे, B1 जो है वो त्रिभुज ABC की भुजा AC पर एक बिंदु है और B1 B को जोड़ दिया गया। बोलो क्लियर है। अब कहा गया कि एक रेखा A से होकर B1 B के समांतर खींची जाती है। एक रेखा किससे होकर? A के होकर B1 B से के समांतर खींची जाती है, जो बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए BC को A पर मिलती है। यानी जो रेखा A से होकर B1 B के समांतर खींच रहे हैं वो BC को A पर मिल रही है, ठीक है। और दूसरी रेखा C से होकर B1 B के समांतर खींची जाती है, जो AB से C1 पर मिलती है। तो आपको बताना है रिलेशन क्या होगा। लिख लो सही से। कहा गया, फिर से हिंदी वाले लिख लो कि B1 ABC की भुजा AC पर कोई बिंदु है और B1 B को मिलाया गया है। एक रेखा A से होकर B1 B के समांतर खींची जाती है, BC से A पर मिलती है। ये मैं PDF में सही कर दूंगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरी रेखा C से होकर B1 B के समांतर खींची जाती है, AB से C1 पे मिलती है। तो आपको ये रिलेशन बताना है। CGL मेंस का 2.5 पन्ने का प्रश्न है और करने में बड़ा आसान है। लिख लो एक बार, लिख लो, फिर हम क्वेश्चन को बजाना शुरू करते हैं। और आप लोग भी बजा लोगे, मैं क्या बजाऊंगा, ये क्वेश्चन आपसे होगा, देख लेना, खटाखट करोगे अभी। चलो लिखो लिखो। लिख लिया, बहुत सुंदर। तो मैं इसको क्वेश्चन को हाइड कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके चलो देखो, कहा गया कि एक त्रिभुज ABC है। पहले ABC बना लो, ABC बना लो। थोड़ा सा छोटा बनाएगा ताकि फिगर बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखो, ये क्या है? ABC कोई ट्रायंगल है। बोलो क्लियर है? ABC कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ABC कोई ट्रायंगल है, ओके। अब कहा गया कि B1 एक बिंदु AC पे है। B1 कोई बिंदु है AC पे। कहा गया B1 B इज ज्वाइंट, यानी B1 B को मिला दिया गया, B1 B को मिला दिया गया, ठीक है। कहा गया A से B1 B के पैरेलल कोई रेखा खींची गई है, ठीक है, जो BC को A1 पे मिलती है। अब अगर A से इसके पैरेलल खींचेंगे तो BC को इधर बढ़ा दो थोड़ा, ताकि इससे मिल जाए। तो हमने क्या काम किया कि BC को थोड़ा इधर बढ़ा दिया और A से B1 के पैरेलल, यानी इसके पैरेलल कोई रेखा खींच दी। मान लो ये रेखा खींच दी जो इसके पैरेलल है, और BC को वो कहाँ पे मिलती है? A1 पे मिलती है, यानी ये A1 बिंदु हो गया। बोलो क्लियर है? फिर कहा गया कि C पे हम आते हैं और C से हम B1 B के पैरेलल कोई रेखा खींचते हैं, जो AB को किस बिंदु पे मिलती है? C1 पे मिलती है। तो पहले AB बढ़ा दो ताकि मिलाने में आसानी रहे। हमने कहा C से B1 B के पैरेलल हम कोई रेखा खींचते हैं। ये मान लो C से कोई रेखा खींची गई है, एक मिनट, ये C से कोई रेखा खींची गई है जो AB को C1 पे मिलती है, और ये किसके पैरेलल है? BB1। यानी हमने कहा CC1 BB1 और AA1 तीन पैरेलल लाइंस। बोलो क्लियर हुआ? हमने कहा कि BB1 को मिलाया गया, फिर A से एक रेखा खींची गई, A से एक रेखा B1 B के पैरेलल खींची गई, जो BC को यानी इसको बढ़ाने पे A1 पे मिलती है। ऐसे हम C से कर खींच रहे हैं तो AB को C1 पे मिलती है। क्लियर है? यहाँ तक जो फिगर में कहा गया था वो क्लियर। अब आप देखो, यहाँ पे तीन ट्रायंगल्स बनते नजर आ रहे हैं। अगर मैं पहले इस ट्रायंगल में आऊँ, देखो एक ट्रायंगल ये और ये ट्रायंगल ये, दो ट्रायंगल में आऊँ, दो ट्रायंगल में मैं आता हूँ। आपको पता है अगर आधार दोनों का पैरेलल है तो आप कहेंगे इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। यानी अगर मैं बात करूं ट्रायंगल CBB1, ये देखो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि पैरेलल, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल CB1B, लिख लो, ट्रायंगल CBB1 सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CA1AK। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? CA1AK, CBB1 लिख लो यहाँ पे, CBB1 सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CA1AK, ठीक है। तो इनके बेस का रेशियो जो होगा यानी BB1 या B1B, आप BB1 लिख लो, ठीक है, BB1 बटे इसका आधार कितना है? AA1, वही इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो हो जाएगा, यानी CB1 बटे C। पहले BB1 लिया है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड यानी CB1 और बटे CA। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब देखो दूसरा ट्रायंगल, दूसरे कौन से ट्रायंगल? आपको पता है एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है और एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, यानी छोटकू सा और बड़कू सा। इसमें भी ये समांतर इसके, यानी ABB1, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा यानी पैरेलल है। तो आपने कहा ABB1 सिमिलर हो जाएगा AC1C के, तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगा दो, लगाओ।
लगा दो। तो आपने कहा कि ट्राइंगल कौन सा सिमिलर हो रहा है, ट्राइंगल ABB1 सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल AC1CK। तो अगर ये सिमिलर हो गया तो हम यहाँ से कह सकते हैं इनके बेस का जो रेशियो होगा यानी BB1 बटे CC1 कह सकते हैं, ये बराबर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड AB1 बटे AC। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। बहुत सुंदर लल्ला, बहुत सुंदर। हम यहाँ से कह सकते हैं AB1 की लंबाई हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है AB1 इतना है। अगर मैं AB1 को लिखना चाहूँ तो हम कह सकते हैं AC पूरी लंबाई, इसमें से B1C घटा दें तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। मैंने कहा AB1 की लंबाई यानी इतनी लंबाई को क्या, पूरी लंबाई में से अगर इतनी लंबाई घटा दें तो AB1 की लंबाई आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि AB1 को हम लिख सकते हैं AC माइनस B1C। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यानी AB1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे AC माइनस B1C बटे AC। बोलो क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो अब अगर मैं इसको लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ BB1 बटे CC1 बराबर AC बटे AC यानी 1 माइनस B1C बटे AC। बोलो क्लियर है। B1C यानी CB1 लिखें या B1C लिखें और बटे AC यानी कि C है, ये बराबर आपको पता है BB1 बटे A1। तो यहाँ पे पुट कर दो, यानी यहाँ से हमारा हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, यानी ये हो गया BB1 बटे CC1 बराबर 1 माइनस BB1 बटे A1। अब मैं BB1 से अगर डिवाइड कर दूँ सबको तो BB1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/CC1 बराबर 1/BB1 माइनस 1/AA1। मैंने BB1 से सबको डिवाइड कर दिया 1/। अब आप ऑप्शन में आओ, आपका ऑप्शन में क्या दिख रहा है। अब आप यहाँ से आप कह दोगे कि अगर AA1 को इधर ले आए तो 1/CC1 प्लस 1/AA1 बराबर 1/BB1। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1/CC1 प्लस 1/BB1 इज 1/CC1 प्लस 1/AA1 बराबर 1/BB1। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मैंने कहा कि त्रिभुज ABC में है, B से B1B को मिला दिया गया, B1 कोई बिंदु है इसी पे, A से कोई रेखा खींची गई AA1 जो पैरेलल है B1B के, ऐसे C से कोई रेखा खींची गई CC1 जो पैरेलल है BB1। अब हमें पहले दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, एक BB1C, कलर चेंज करके बता रहा हूँ, एक आपको ये ट्राइंगल मिल रहा है BB1C और एक मिल रहा है बड़ा वाला, दोनों सिमिलर हो गए, हमने ये लगाया तो ये प्रॉपर्टी मिल गई। फिर देखो दूसरा ये वाला छोटकू सा ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है और एक मिनट ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है और ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है, ये दोनों भी सिमिलर, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई। फिर AB1 को हमने लिखा कि AC माइनस B1C लिख लिया, बस उस पर AC माइनस B1C लिखा, फिर उसको तोड़ा तो B1C बटे AC, B1C बटे AC की वैल्यू यहाँ से रखी, हमारा आ गया। फिर BB1 से हमने डिवाइड कर दिया तो 1/CC1 प्लस 1/AA1 इज इक्वल टू 1/BB1। बोलो क्लियर है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बहुत ही सुंदर लल्ला, बहुत ही सुंदर। तो इसको अच्छे से लिख लेना। तो लल्ला सिमिलरिटी जितना आसान समझते थे उतना आसान है नहीं, लेकिन उसके क्वेश्चन उससे ज़्यादा आसान है। अगला प्रश्न बजाओ और दिमाग एकदम दुरुस्त करके बजाना कि गलती ना हो। XYZ राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, उसके आगे बजाना है। आप बजाओ फटाफट 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 बजा दो। XYZ राइट एंगल ट्रायंगल है, आगे बजा दो फटाफट फटाफट। बोलो क्लियर है। किस एग्जाम का प्रश्न है, CGL एग्जाम का। बताओ कैसे होगा। बहुत ही सुंदर, बजाना शुरू करो। क्या कहा गया, कहा गया XYZ राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे कोण Y की वैल्यू 90 अंश है। XYZ YZ बराबर 6 दिया गया, सरकम रेडियस XYZ की निकालनी है, ठीक है। और XY बराबर 2.5 है, XY बराबर 2.5। आपको पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 2.5 है, ये 6 है, तो इसकी सरकम रेडियस आपको पता है हाइपोटेन्यूज की आधी होती है। किसके लिए होती है, किसके लिए होती है। XYZ अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो किसके लिए सरकम रेडियस की, जो सरकम रेडियस होती है वो हाइपोटेन्यूज की आधी होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे बजा देना है इस क्वेश्चन को। चलो बस हाइपोटेन्यूज निकालो पाइथागोरस लगा के। आपको बताइए एक भुजा 2.5 है, एक भुजा 6 का स्क्वायर 36, 2.5 का स्क्वायर 6.25, 36 प्लस 6.25 42.25, जिसका वर्गमूल 6.5, यानी हाइपोटेन्यूज आ गया 6। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, सरकम रेडियस 6.5/2
यानी कि 3.25। ये फॉर्मूला याद है, पाइथागोरस याद है, तो ये क्वेश्चन बजाने में देर नहीं लगेगी। बोलो क्लियर। सीजीएल एग्जाम का हो सीएचएसएल एग्जाम का, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, हम क्वेश्चन को बजाएंगे, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। बोलो क्लियर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं कूद के। अगला प्रश्न बजाएंगे सारे लल्ला लल्ली लोग, और इसी वजह से मैं कहता हूं कि रिवाइज करके आया करो, ताकि हमें क्वेश्चन करने में और कराने में आसानी हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं एक क्लास में करवा पाऊँ, अदरवाइज ऐसे लौटते रहोगे तुम भी और मैं भी। चलो करो। चलो करो। डीईएफ के बारे में कहा गया हम मैं खांसता रहूंगा ऐसे जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे। डीईएफ राइट एंगल्ड है ई पे। बहुत सुंदर। सारे लोग उत्तर और लाइक क्यों नहीं कर रहे हो भाई। डीएफ ईसी एल्टीट्यूड है, ईसी एल्टीट्यूड मतलब ईसी ऊंचाई है। सीएफ कहा गया 18 सेंटीमीटर है, ओके ऊंचाई है, मतलब ये इस तरह से। एफडी बराबर 26 है, पूरा 26 है, अगर ये 18 है तो ये 8 हो जाएगा। ईएफई की लंबाई निकालनी है आपने पढ़ा होगा एक चीज, मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कि ईएफ अगर ई से, देखो मैंने बताया था कि अगर ये आपका ईसी जो है ये परपेंडिकुलर है इस पे, ईसी क्या है परपेंडिकुलर है, तो मैंने बताया था कि ईएफ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, यानी इस भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाता है एफसी, यानी इतना अगुड़े एफडी। कराया था कि नहीं। आपका शर्त क्या होनी चाहिए कि ई समकोण होना चाहिए, ई पे कोई एंगल राइट एंगल होना चाहिए, और जो एसी जो ये सी बिंदु है वो परपेंडिकुलर का फुट होना चाहिए, यानी कि लंब का पाद होना चाहिए, यानी लंब का पैर, जहाँ पे लंब का पैर पड़ता है वो होना चाहिए। अब ई एफ का स्क्वायर, यानी ई एफ का स्क्वायर बराबर एफ सी कितना है 18 गुड़े पूरा कितना हो जाएगा 18 गुड़े 26, अरे 18 इतना और 18 8 26, यानी ई एफ बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 18 गुड़े 26। 18 से 9 निकलेगा तो 9 का वर्गमूल 3, और यहाँ पे बचेगा 2 और ये 26 का 2, ये 2 भी आ जाएगा, यानी अंडर रूट 13, यानी 6√13 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। आपने ये फार्मूला अगर रिवाइज किया होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, अदरवाइज मरोगे ऐसे, है ना। मरो ये मतलब इन द सेंस यार तुम्हारी लंबी हेल्थ की मैं कामना करता हूँ, लेकिन ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, नौकरी नहीं ले पा रहे हो, तो नौकरी ले लो। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर ये परपेंडिकुलर है ईसी और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ईएफ का स्क्वायर एफसी इंटू, ऐसे ईडी का स्क्वायर में बोलूँ तो बता दो सारे लोग, ईडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा डीसी इंटू डी। बोलो क्लियर। ये प्रश्न बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और देखने में डरावना है। सीजीएल मेंस का प्रश्न मैं इसी वजह से उठा लेता हूँ कि आपके अंदर ऐसा ना डर खत्म हो जाए, मेंस हो चाहे प्री, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे ये प्री के लिए सफिशिएंट होगा या मेंस के लिए भी। तो मैंने वादा किया था कि भैया प्री हो मेंस हो, अगर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा तो कैट का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन से हमें मतलब नहीं किस एग्जाम का, हमें बजाना है अगर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। चलो ये प्रश्न करो लल्ला लोग, तब तक मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन उतारते रहना। कहा गया दिए गए फिगर में पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू पे, ओके। पी क्यू बराबर 35 अंश है, बिल्कुल। क्यू एस बराबर 28 अंश है, बिल्कुल। पी क्यू बराबर आपको दिया गया 35 अंश, 35 अंश नहीं 35 सेंटीमीटर, क्यू एस 28 है। आपको कहा गया एस आर की वैल्यू बतानी है। देखो पी क्यू आर क्यू पे समकोण है, ओके कोई दिक्कत नहीं, राइट एंगल है। पी क्यू बराबर 35 है, ओके ये भी कोई दिक्कत नहीं। क्यू एस बराबर 28 है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। तो एस आर की वैल्यू निकालनी, ये भी कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर। एक बात बताओ, एस आर की लंबाई निकालनी है। आपको पता है मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर क्यू एस आर को देखो तो ये अर्धवृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त बोले दो सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में अगर क्यू आर है व्यास है, तो आपको पता है कि ये कोण अगर ये व्यास है तो ये अर्धवृत्त कोण क्यू एस आर अर्धवृत्त में बना कोण यानी सेमी सर्कल में बना कोण हो जाए, और सेमी सर्कल में बना कोण 90 अंश का होता है, यानी ये 90 हो गया, ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया। अब अगर ट्राइंगल पी क्यू एस को देखो, एक भुजा 28 है, एक 35 है, तो अपनी एक भुजा कितनी हो जाएगी 21, क्योंकि देखो 7 चौक 28, 7 5 35, एक भुजा 5, कर्ण 5, आधार 4, तो ये 3 हो जाएगा। और आपको पता है 4 बराबर 28 तो 3 बराबर 21, यानी कि पी एस 21 हो गया। अब सर्कल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर कोई सर्कल है, इसकी एक सेकेंट है यानी कि एक छेदक रेखा है और एक टेंजेंट है यानी पी क्यू आर एस, यानी पी क्यू टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है और पी आर एस सेकेंट है। तो आप याद रखना कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर होता है
पी आर गुणे पी एस, बस लगा दो। यहाँ पे पी क्यू क्या है, देखो इस सर्कल को पूरा करो इस तरह से, तो पी क्यू क्या है, टेंजेंट, तो पी क्यू का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर, 35 गुणे 35 बराबर पी आर इंटू पी, यहाँ पे पी एस इंटू पी आर होगा क्योंकि ये पी एस इंटू आर, तो पी एस इंटू पी आर हो जाएगा। ठीक है, तो पी एस 21 यानी बाहरी भाग 21 और गुणे 21 प्लस एक्स, बोलो क्लियर है। अगर इसको एस ले लें स्क्वायर तो पी एस इंटू पी आर हमारा रिलेशन पलट जाएगा, अगर आर एस रहेगा तो वही रह जाएगा। देखो अगर आर एस लोगे तो पी आर यानी बाहरी भाग इंटू पूरा, तो यहाँ पे बाहरी भाग है 21 और गुणे पूरा 21 प्लस एक्स, कन्फ्यूज ना होना। ठीक है, बस खटाखट काट दो, तो 7 पचे 35, 7 तियाँ 21 यानी 35 पंचे 175 बराबर 63 प्लस 3x यानी 3x बराबर कितना हो गया, इधर घटेगा ये हो गया 2, 112 यानी x बराबर कितना हो गया 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 3 7 21.33, तो x की वैल्यू निकालनी थी यानी एस आर ही निकालना था 37.33। बोलो क्लियर है। हमने क्या काम कहा, हमने बस 2-3 चीज़ें करी। एक तो सेमी सर्कल में जो बना कोण होता है वो 90 अंश का होता है, इतना करते ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 90 हो गया तो ये अपने आप 90, इसमें ये भुजा 28 है, ये भुजा 35 है, तो ये 21 हो जाएगी। आप सीधे याद रखो ये 35 है ये 28 है, तो रेशियो ले लिया करो, 7 चौको 28, 7 पचे 35, यानी कि हमने कहा कि आधार 4 है कर्ण 5, तो 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं यानी लंब अपने आप 3 हो जाएगा। आपने कहा 4:28 यानी 1:7, तो लंब 3 गुणे 7 यानी 21, हमने कहा ये 21 हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने कहा कि अगर पी क्यू किसी वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है और पी आर एस सेकंड यानी छेदक रेखा है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर यानी कि स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर बराबर सेकंड के 2 पार्ट, एक बाहरी पार्ट और एक पूरी लंबाई यानी पी आर इंटू पी एस। यहाँ पे पी आर नहीं बाहरी पार्ट पी एस है, तो पी एस की वैल्यू 21 और इंटू पूरी भाग 21 प्लस एक्स। यहाँ से हमने निकाला एक्स बराबर 37.33 यानी हमारे इसकी वैल्यू आ गई 37.33, यही निकालना। बोलो क्लियर हुआ लल्ला। तो मेंस का प्रश्न हो या प्री का, ये सर्कल में भी ये क्वेश्चन करवाऊंगा, हालांकि इस वजह से ले लिया ताकि आप डर जाओ थोड़ा, ठीक है, लेकिन डरे नहीं आप। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन 25 समझ में आ गए होंगे। 25 क्वेश्चन 1 घंटे में करवाने का मेरा वो था, हालांकि आज थोड़ी देर हो गई, और जो बचे 25 प्रश्न वो अगली क्लास में करवा के खत्म करके ट्रायंगल को खत्म करके, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए उस पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सर्किल करें या क्वाड्रिलेटरल। चलो बताओ, ये आपको बताना है, सर्किल करें कि क्वाड्रिलेटरल। 3 से 4 क्लास इसमें लगेंगे, 2 से 3 क्लास इसमें, बताओ सर्किल खत्म करें या क्वाड्रिलेटरल, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको क्वेश्चन नंबर 26 में दिखा दे रहा हूँ जो आपको होमवर्क के रूप में करना है। चलो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, सीजीएल मेंस का प्रश्न है, ये आपका होमवर्क है। स्क्रीनशॉट लो और सारे लोग उत्तर करेंगे, ठीक है। बाकी लल्ला लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली। आज ये क्लास लेट आ रही है, हालांकि 8 बजे आपको स्टार बैच की रोज क्लासेस मिल जाएंगी। हमेशा याद रखना लल्ला कि अगर पढ़ते रहोगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो आपसे ज़रूर होगा। क्वेश्चन लिख लिया, बस आपको ये करके कमेंट सेक्शन भर देना है। बाकी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ो, स्टार बैच की लिंक भी मिल जाएगी लल्ला। तो सारे लोगों को एक बार जय हिंद। फिर से सारे लोग ये क्वेश्चन करके आएंगे और सारे लोग एक बार लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे PDF मैंने डाल दिया है, आप जाके देख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।